अभी तक आपको जो हमने पढ़ाया था वो था, सबसे पहले हमने पढ़ाया था फार्मेसी क्या होती है, फार्माकोपिया क्या होती है, ड्रग क्या होती है, ड्रग के सब्सटेंस, एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सिपिएंट क्या होते हैं और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सेकंड क्लास में हमने पढ़ाया था कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या होती है, और थर्ड क्लास में पढ़ाया था कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी या इंडियन फार्मेसी की क्या क्या हिस्ट्री है। ठीक, तो वो लास्ट की 3 क्लासेस थी। अब नया आज से जो चैप्टर शुरू हो रहा है ये है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो अपॉइंट की गई थी वो 11 अगस्त 1931 को की गई थी। 11 अगस्त 1931 को इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा थे। इसीलिए इस कमेटी को ड्रग इंक्वायरी कमेटी कहा गया, या चोपड़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कमेटी ने क्या किया था, इन लोगों ने इस करंट टाइम में उस समय पे जितनी भी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट या जो डिस्पेंसिंग चल रही थी उस चीज़ को सब बहुत अच्छे से रिसर्च किया, और उसके बाद में लगभग 90 रिकमेंडेशन इन्होंने दी। काहे के लिए? फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। आपको भी पता है कि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ होती है जो डायरेक्टली पब्लिक की हेल्थ के साथ में इन्वॉल्व होती है, और अगर अनप्रोफेशनल लोग उसको बनाते हैं या अनप्रोफेशनल तरीके से बिना किसी कानून के वो बन रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, सेल हो रही हैं, तब क्या है, हम सीधे सीधे जो ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल्स हैं, इन सब की जो लाइफ है उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन दी, स्मूथ कंट्रोल मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ड्रग एंड फॉर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। उन 90 रिकमेंडेशन जो उन्होंने दी थी उसमें मेन जो रिकमेंडेशन थी जो सबमिट की थी उस कमेटी ने, उसमें से सबसे पहली तो ये थी कि आप एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाइए और एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल बना सके, जिससे जो फार्मेसी के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल्स की उसको रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा मेंटेन किया जा सके रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी जो भी फार्मासिस्ट है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या नंबर क्या है, तो उसको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाया जा सके। इसलिए उन्होंने सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया जो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के लिए था या स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए था। दूसरा रिकमेंडेशन क्या उन्होंने दिया, एक ड्रग कंट्रोल मशीनरी, एक डिपार्टमेंट बनाया जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का था और उसकी जो ब्रांचेस थी वो सभी स्टेट में रहती हैं। ठीक है, ताकि जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद अब पहला क्या आ गया कि फार्मासिस्ट है जो ड्रग को सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या रिकमेंडेशन उनको चाहिए। फिर इसके बाद थर्ड क्या आता है, अब दवा बन गई है तब चेक करना है, तब इन्होंने क्या किया, तीसरा जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सीरियल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उस समय पे खोली गई थी अभी बंद कर दी गई। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अभी भी चल रही है, जिसमें जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है उसमें कंपोनेंट स्टाफ होता है, वेल एजुकेटेड होता है, उसको अपने जो काम होता है उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन रखे जाते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, काहे के लिए, इफ़िशियंट और स्पीडी वर्किंग ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, और जितनी भी स्मॉल लेबोरेटरीज़ होती हैं वो इस बड़ी लेबोरेटरी के अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो एक ये गवर्न बॉडी हो गई सारी लेबोरेटरीज़ के लिए। ये इनका तीसरा रिकमेंडेशन था, ये था कि जितनी भी आप ड्रग मैन्युफैक्चरर हो रही हैं उनका क्वालिटी कंट्रोल किया जा सके। ठीक, ये जो चोपड़ा कमेटी थी इनकी रिकमेंडेशन को ही फॉलो करके जो ड्रग रूल बना था इसको बनाया गया। ठीक, इस गवर्न बॉडी ने क्या किया था, एक रिकमेंडेशन काहे के लिए दी थी, स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ ड्रग। लेकिन फिर क्या हुआ, तब ये उस कंडीशन में था जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो दवाइयाँ थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही थी। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत कम दवाओं की थी और जो सेल भी हो रही थी वो भी कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। और इसके बाद जब से मुग़ल गवर्नमेंट आई है, जब इंडिया के ऊपर मुग़ल शासन हुआ है उसके बाद में यूनानी, सिद्धा और तिब्बती ये सारी मेडिसिन्स भी चालू हो गई थी। लेकिन एलोपैथ में हम लोगों का बहुत ज़्यादा
रुझान नहीं था। एलोपैथ का जो स्टार्टिंग वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने केवल स्मूथ मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ रूल्स दिए थे जो उस समय ज़्यादा सख्त नहीं होते थे। इसके बाद बिकॉज ऑफ reluctant approach of government toward implementation of the recommendation of DEC, public pressurized the government. गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन सुन तो ली, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे से रूल नहीं बनाए। लेकिन जो ड्रग्स थी वो मार्केट के अंदर ओपनली बिक रही थी, तब क्या हुआ, पब्लिक का जो प्रेशर था वो गवर्नमेंट के ऊपर आने लगा कि अभी इसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन का पूरा एक फॉलो होना चाहिए। तब क्या किया, 1937 में पहला बिल पास किया गया। ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल था, जो कि ये बिल जो था, बिल वाज इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स थी वो ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, मतलब बाहर से इम्पोर्ट होकर के आ रही थी। तो जो सबसे पहला 1937 में बिल बनाया गया पब्लिक के प्रेशर की वजह से, वो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के लिए था कि जो बाहर से ड्रग आ रही है उनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। सेकंड फिर क्या आया, फिर हाउएवर द मैन्युफैक्चर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग वाज नॉट इंक्लूडेड इन बिल। इस बिल के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं की गई थी। उसके बाद कमेटी ने फिर फोर्स किया है गवर्नमेंट को कि ये सारे एस्पेक्ट भी उसमें इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओपनली मार्केट में हो रही थी। फिर सबसे पहला जो ड्रग बिल आया वो 1940 में आया। ठीक, इस ड्रग बिल में ये असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो ड्रग बिल था 1940 में पास कर दिया गया है, और ये जो फोर्स में आया है ड्रग, इसको ड्रग एक्ट 1940 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए टाइम टू टाइम, जो कवर करते हैं जितने भी प्रोविज़न होते हैं ड्रग से रिलेटेड, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथ हो गया। अभी तो जो एनिमल्स के लिए भी यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ, वो भी सारी दवाइयाँ भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, 1940 में जो ड्रग्स का बिल बनाया गया था, वो ड्रग बिल इस अकॉर्डिंग बनाया गया था कि उसमें जितनी भी दवाइयाँ थी वो हमारे इंडिया में जो यूज़ हो रही थी उनके बारे में था वो बिल, और जितनी भी दवाइयाँ हमें ब्रिटेन से आ रही थी इनको भी इंक्लूड किया गया था। जो पहला अमेंडमेंट किया गया है वो 1945 में किया गया है। इस ड्रग बिल में जब 1945 में लिया गया, तब इसमें ड्रग के साथ कॉस्मेटिक को भी ऐड कर दिया गया है, और उसमें वो दवाइयाँ इंक्लूड की गई जिन दवाइयों को ब्रिटेन से इंपोर्ट नहीं किया, जो केवल इंडिया में यूज़ की जा रही थी। उन दवाइयों के लिए जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको ड्रग 1945 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में सारा इंक्लूड किया गया। अभी जो प्रेजेंट रूल हमारे यहाँ काम कर रहा है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जिसका इम्प्रूव वर्जन 1940 से स्टार्ट हो गया। उस पर कुछ चीज़ें जुड़ती गई, कुछ चीज़ें घटती चली गई। तो ये सारा जो होता चला गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ड्रग एक्ट 1940 था उसको अमेंडमेंट करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 में बना, और ड्रग 1945 में जो बिल बना उसको इम्प्रूव करके वो आज तक चल रहा है। इसको ऐसे समझो, जो अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की कोई मेडिसिन तो है नहीं, तो वो मेडिसिन अब अगर बन के आ जाती है और इंडिया के अंदर चलने लगती है, तब उस ड्रग बिल जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक 45 एक्ट है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अमेंडमेंट का मतलब यही हुआ कि जो नई दवाइयाँ बनती चली जाएँ, और कुछ दवाइयाँ हैं जिनका टाइम टू टाइम यूज़ बंद होता चला गया, हमें उससे बेटर कोई चीज़ मिल गई तो उस दवाई का इस्तेमाल होना बंद हो गया। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो इम्प्रूव होकर के केमिकल चेंजेज हो गए हैं तो इम्प्रूव हो गई। कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रहे थे या पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बंद कर दी गई, तो उन दवाइयों को बंद कर दिया गया। तो ऐसी जो मेडिसिन होती हैं, ये सारे जितने भी अमेंडमेंट होते हैं या जितने भी चेंजेस होते हैं रूल्स के अंदर, वो 1945 के अंदर करके जो अभी करंट रूल चल रहा है वो फॉलो किया जा रहा है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी मेडिसिन थी जो उसके अंदर भी कवर नहीं की गई, या तो कवर भी की गई हैं तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट लाए गए हैं, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 द अदर एक्ट वर आल्सो
इनैक्टेड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ DEC। ड्रग इंक्वायरी कमेटी है जो परमानेंट चलती रहती है, वो मार्केट के ऊपर रिसर्च करती है या पब्लिक के ऊपर रिसर्च करती रहती है कि कौन सी दवाई हैं जिनके साथ में हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये रिकमेंडेशन देती रहती है, इसके अकॉर्डिंग नए नए नियम कानून बनते रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो फार्मेसी एक्ट पास हुआ है वो 1948 में पास हुआ है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़, झाड़ फूंक का जो सिस्टम चलता है उनके लिए भी अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ पास किया गया 1954 में। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया 1955 में, और जो रूल्स आए हैं 1956 में आया है। ड्रग एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में क्या है, ये दवाओं के ऊपर लगने वाली लेवाई और एक्साइज ड्यूटी जो होती है उसको रेगुलेट करती है, जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस के ऊपर होता है, और ऐसी प्रिपरेशन जो नारकोटिक होती हैं या जिनमें अल्कोहल का अमाउंट होता है, नारकोटिक जैसे ओपियम हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, गांजा, भांग, चरस हैं, ये सारी चीज़ें जब, या अल्कोहल है, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और लेवाई जो लगता है उसको रेगुलेट करने के लिए मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद में ड्रग प्राइस कंट्रोल आया, और बाद में चेंज हुआ 1987 में, कि आपने देखा होगा हर चीज़ के ऊपर MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, की मतलब जो भी पर्सन है उस मेडिसिन को इससे ऊपर नहीं बेच सकता है, क्योंकि कुछ दवाएं होती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं जिनका, या कुछ दवाएं होती हैं जिनका अमाउंट मार्केट के अंदर कम होता है, और कुछ दवाएं होती हैं जो आपको जितनी आप चाहें खरीद सकते हैं। तो अगर जो भी मेडिकल स्टोर वाले हैं जो जिसका अमाउंट कम है उसको अपने मन चाहे रेट पे बेचेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल 1979 का एक्ट है, जिसको फिर से चेंज किया गया 1987 में। नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रैपिक सब्सटेंसेस के लिए, जैसे ओपियम हो गया, जब भी हमें गांजा, भांग, ये सब चीज़ें बताई, इन दवाओं को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इनकी सेल कैसी होनी है, और किस किस को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, और अगर देना भी है तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंसेस एक्ट आया 1985 के अंदर। ठीक, ये तो हो गया ड्रग्स के बारे में। फिर कुछ मिसलेनियस एक्ट आए। मिसलेनियस एक्ट का मतलब वो डायरेक्टली ड्रग के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली ड्रग के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कि जैसे दवाई बन रही है अगर कहीं पे, तो एक इंडस्ट्री एक्ट आया कि आप जो इंडस्ट्री बना रहे हैं उसका लेआउट क्या होना चाहिए, उसमें कितने वॉशरूम होने चाहिए, स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पे होना चाहिए, मतलब एक एक चीज़ स्पेसिफाइड करके। इसके बाद में इंडस्ट्री के अंदर पर्सनस काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री एक्ट आया 1951 में। फिर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, उनके लिए एक इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया जो 1946 में आया। ठीक है, उसके जो रूल्स वगैरह है 1946 में आए। एक फैक्ट्री एक्ट आया जो 1948 में आया। इसके बाद में ये तो हो गया कि जो दवाएं बन रही थी, जो चलन में चल रही थी। कुछ दवाएं हैं जो डिज़ाइन की गई इंडिया के अंदर, या इंडिया के कुछ लोगों ने उसको खोजी। जब फार्माकोपिया हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि हमारे यहाँ दवाओं का इस्तेमाल सबसे पहले होता था, लेकिन क्योंकि हमने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं लिया, या हमने अपने लिए उसके लिए अधिकार नहीं लिया, तो अब वो क्या है, हमें ग्रीक और लैटिन में पढ़ना पड़ता है कि हाँ इसने खोज की या उसने खोज की। एक्चुअल में वो खोज हमारे यहाँ हुई। तब क्या हुआ कि जो दवाइयाँ हमारे यहाँ बन रही थी तो उनको पेटेंट कराए। पेटेंट का मतलब होता है कि ये चीज़ हमने बनाई है, ये हमारे नाम से बिकेगी। ठीक, तो पेटेंट करार दिया जाता है। या जिस ड्रग को हमने डिज़ाइन किया है उसको मार्केट के अंदर अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो उसे अपने नाम से लेके आएंगे। तो इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट है 1970 में। इसके बाद में कई सारी जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी हो गई मार्केट के अंदर, कुछ सस्ती भी हो गई, कुछ अच्छी भी हो गई, कुछ दवाइयाँ गलत मिक्स करके दे रही हैं, कुछ एकदम एक्यूरेट दे रही हैं। आपको भी पता है, आप लेने जाते हैं तो आप सिप्ला कंपनी का एक देख लीजिए रैपर, और उसी के साथ में आपको कोई ऐसी लोकल कंपनी मिल जाए, उसकी दवा के रेट में काफ़ी अंतर होता है। अंतर किस चीज़ का होता है? दवा का नहीं, पैकेजिंग का होता है, बनाने के तरीक़ों का होता है। तो ये जो होता है, ये सारी चीज़ें ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट है, मिसलेनियस एक्ट था, ये आया है 1958 में। तो ये जितने भी मेन एक्ट हैं जो आपको पढ़ना है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, और इसके बाद कौन कौन से बिल बनाए गए। ठीक है, तो ये आज ख़त्म हो गया। आप ये पढ़ लीजिए। आपकी क्लास की टाइमिंग 3 बजे है।